हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिज्ञान विजन में। मैं आपके लिए बायोलॉजी की क्लास जो प्रोवाइड करा रहा था उसमें रक्त के पहले पार्ट में हमने आरबीसी और उसके संगठन को देखा था। दूसरे पार्ट में हमने डब्ल्यूबीसी और उससे आरबीसी से संबंधित बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया और उनके बारे में पूरी जानकारी ली थी। अब उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट रह गया है, आज हम उससे रक्त का खत्म कर देंगे, जिसमें हम रक्त समूह और लसिका तंत्र इन सब के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो रक्त के आपको कार्य भी बता दिए थे जो थे, तो आपने अगर नहीं देखा है तो उससे पहले वाले वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लसिका तंत्र। ठीक है, कहाँ से? लसिका तंत्र। ठीक है, ये देखा जाए तो अपने रक्त जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके पैरेलल में ही चलता है लसिका तंत्र, या लिम्फ सिस्टम बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं इसको। ठीक है, यह हल्के पीले रंग का ठीक है होता है। यह हल्के पीले रंग का होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसमें हीमोग्लोबिन, ठीक है, HB हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है, और उसके बाद देखा जाए तो यह लसिका ग्रंथियों से स्रावित होता है। पूछा जाए लसिका जो होता है वो कहां से स्रावित होता है? यह लसिका ग्रंथियों से स्रावित होता है। यह लसिका ग्रंथियों से स्रावित होता है। ठीक है, स्रावित होता है। ठीक है, इसका प्रवाह जो होता है वो एक दिशीय होता है। जैसे ब्लड है वो बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों दिशा में उसका प्रवाह होता है, लेकिन ये जो अपना लसिका है ये यूनिडायरेक्शनल होता है, इसका प्रवाह एक दिशीय होता है। तो प्रवाह देखा जाए, इसका प्रवाह यूनिडायरेक्शनल एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है। कैसा होता है? शरीर से हृदय की तरफ। ठीक है, कहां से? क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसका प्रवाह कहां से होता है? शरीर से हृदय की तरफ। देखो, जो प्रवाह होते हैं, रक्त का प्रवाह जो है वो हमारे शरीर में द्वि दिशीय है। जैसे अगर हम एक मानव शरीर को देख लें, एक छोटा सा बना देते हैं। ठीक है, एक अगर व्यक्ति के शरीर को देखें कुछ इस टाइप से देखते हैं। ठीक है, आप लोग तो सिर्फ समझने के लिए इसे समझ लेना इससे। ठीक है, इस टाइप का कोई व्यक्ति है। ठीक है, आप लोग सिर्फ समझ लेना इससे। अगर एक व्यक्ति का हार्ट यहाँ पे है, तो अगर हम ब्लड सर्कुलेशन देखेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए जो अपना अशुद्ध रक्त है, ठीक है, जो अशुद्ध रक्त है वो वहां से पूरे शरीर से देखा जाए तो कहां पे आता है? हार्ट में आता है। अशुद्ध रक्त पूरे शरीर से हार्ट में आता है, और जो शुद्ध रक्त है वो अपने हार्ट से पूरे शरीर के अंदर जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम इसे हार्ट मान ले तो यहां से ये अगर रक्त का है, जो रक्त है, ब्लड है, तो ये क्या होता है? एक तरफ से जो अशुद्ध रक्त है वो पूरे शरीर में जाता है, और जो शुद्ध रक्त है वो पूरे शरीर में हृदय से वापस जाता है। तो ये बाई डायरेक्शनल हो गया। देखो, दो तरफ से जा रहा है, ये बाई डायरेक्शनल या द्विदिशीय हो गया। इसमें जो शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त की बात करें तो यह धमनी द्वारा पूरे शरीर में ले जाया जाता है, पूरे शरीर में ले जाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, धमनियों में कैसा रक्त बहता है? तो हमेशा शुद्ध होता है। ठीक है, शुद्ध रक्त। ठीक, धमनी द्वारा शरीर पूरे शरीर में ले जाया जाता है। और अगर हम सिरा की बात करें
ठीक है। सिरा द्वारा रक्त शरीर से हृदय तक लाया जाता है। बात समझ में आ रही है? ये जो धमनी है ये पूरे हृदय से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में ले जा रहे हैं, और जो सिरा है पूरे जो शरीर में जहां भी अशुद्ध रक्त है वहां शरीर से इकट्ठा करके कहां पे, हृदय के पास ले जाता है। ठीक है। और यहां पे रक्त कैसा होता है? अशुद्ध, अशुद्ध रक्त होता है। एक्सेप्ट दैट जो महाधमनी है, ठीक है, जो महाधमनी है यहां पर देखा जाए तो अशुद्ध रक्त इसमें बहता है, अशुद्ध रक्त। ठीक है। और जो महाशिरा है, महाशिरा, इसमें कैसा होता है? इसके ठीक विपरीत शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त। ठीक है, रक्त होता है। ये तो अपनी बात हो गई किसकी? ब्लड की। तो ब्लड का ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये बाई डायरेक्शनल होता है। एक तरफ से अशुद्ध रक्त पूरे हृदय में पहुंचता है और दूसरा शुद्ध रक्त हृदय से पूरे शरीर में जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए जो पूरे शरीर से रक्त को, अशुद्ध रक्त को हृदय तक कौन ले जाता है? तो सिरा ले जाती है। और जो शुद्ध रक्त है उसे पूरे शरीर तक कौन ले जाता है? तो धमनी ले जाती है। लेकिन महाधमनी एक ऐसी है जहां पे अशुद्ध रक्त होता है, और महाशिरा ऐसी है जहां पे शुद्ध रक्त होता है। ये एक्सेप्शन है। ये अपने बात हो गई ब्लड की। लेकिन हमें किसकी बात करनी है? लिम्फ सिस्टम की। तो अगर हम उसको देखें, एक छोटा सा फिगर देख लेते हैं फिर से। ठीक है, ये इस टाइप का अगर किसी व्यक्ति का शरीर है तो ये देखा जाए यहां पे जो है वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है। यहां पे पूरे शरीर से ब्लड कहां पे आ रहा है? मतलब लिम्फ जो लसिका है वो कहां पे आ रही है? हृदय में आ रही है। तो ये यूनिडायरेक्शनल है। ये ब्लड है, ये लिम्फ है। ठीक है। तो आप लोग एक मिनट इसे ऐसा ही बना लीजिए, ये आपको समझने में बहुत फायदा करेगा। और आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं। आप लोगों ने नोट कर दिया। ठीक है। तो आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जो लसिका तंत्र है अगर देखा जाए तो इसमें CO2 की, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अधिकता में पाई जाती है। अगर पूछ लें तो लसिकाएं से तंत्र हटा देते हैं। अभी लसिका की बात चल रही है, तंत्र की यहाँ पे इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो लसिका में CO2 अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लसिका जो है इसमें क्या है? CO2 अधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरा यह घाव भरने में सहायक है, जहां कहीं चोट वोट लग जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अभी थोड़ी लाइट चली गई थी, फिर से शुरू करते हैं। लसिका जो है इसमें CO2 की अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो CO2 है इसमें अधिक मात्रा है लसिका में। ठीक है। दूसरा यह घाव भरने में सहायक, यहीं कहीं चोट वोट लग जाती है, जो उसके घाव जो है वो वापस भरते हैं, तो उसमें सहायक है। यह क्या है? घाव भरने में सहायक है, भरने में सहायक। सहायक है। उसके बाद देखा जाए क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है पोलियो में कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। क्या है?
पोलियो में व्यक्ति का लसिका तंत्र प्रभावित होता है, लिम्फ सिस्टम जो है वो प्रभावित होता है, लसिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, जिससे बाद में जो है सीएनएस प्रभावित होता है। और पोलियो एक वायरस जनित बीमारी है, इसके बारे में हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। जब बीमारियों के जो डिसीज होती है उनके ऊपर कोई वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पोलियो में व्यक्ति का लसिका तंत्र प्रभावित होता है और ये आगे आके जो सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको प्रभावित करता है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। ठीक है, रक्त का जो थक्का जमता है, ये हम आपको पहले, इससे पहले जो पिछले वीडियोस में बता चुके हैं किस प्रकार जमता है, क्या प्रोसेस होती है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। रक्त का थक्का जमने में अनिवार्य तत्व, जमने में अनिवार्य तत्व, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पे तत्व लिख लेना। सबसे पहले अगर विटामिन पूछा जाए, कौन सी विटामिन है यहाँ पे, विटामिन जो है वो विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन का उपयोग होता है या कौन सी आवश्यक है, विटामिन के। धातु या मेटल, कौन सी विटामिन रक्त का थक्का जमने में सहायक है या अनिवार्य है, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है Ca, जिसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम। ठीक है, उसके बाद जो रुधिराणु है, कौन सा रुधिराणु ऐसा है जो इसमें यूज होता है, रुधिराणु की बात करें तो उसे हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। जो प्लेटलेट्स होती हैं इनको ही थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। तो रक्त का थक्का जमने में प्लेटलेट्स सहयोग करती हैं, जो थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं। ये जो फाइब्रिन होती है इसमें आके फंस जाती हैं और वहां पे रक्त का थक्का जम जाता है। प्रोटीन की बात कर ले तो एक होती है फाइब्रिनोजन, ठीक है, और दूसरी होती है प्रोथ्रोम्बिन। ये रक्त के जमने के लिए जो है, रक्त का थक्के जमने में अनिवार्य तत्व है। उसके अलावा एक बात और यहाँ पे नोट करने वाली है, मिट करके डाल लेना। जो हेमरेज होता है, या हेमरेज क्या होता है, जो नस फट जाती है शरीर के अंदर, उसे हम हेमरेज बोलते हैं। हेमरेज या नस का फटना, ये विटामिन के कारण होता है। ये विटामिन के कारण होता है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए, ये नोट डाल के से लिख लेना। ठीक है, फिर आपका ये हो गया। तो अभी हम आगे चलते हैं, आप लोग एक मिनट नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर ये रक्त का थक्का जमने की जब बात हुई है, तो यहां से हम एक रोग की बात और कर लेते हैं। उसका नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति का जो रक्त होता है, यह रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा जाए किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता, तो हीमोफीलिया रोग है। अगर हम इसकी बात करें तो ये दो टाइप का होता है, ए और बी। हीमोफीलिया कितने टाइप का होता है, ए और बी। सबसे ज्यादा केस इसके होते हैं, 85% अगर केस देखे जाए तो इसी के हैं। इसमें हीमोफीलिया जो ए है, इसमें फैक्टर जो 8 है, फैक्टर 8, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8, मतलब कारक 8, जो रक्त के जमने में के लिए कारक 8 इंपॉर्टेंट होता है, ये 7 है, कारक 8, उसकी वजह से हीमोफीलिया ए होता है। और हीमोफीलिया बी का बात करें तो फैक्टर
नंबर 9, फैक्टर नंबर 9 जो है वो जिम्मेदार है रक्त का थक्का जमने में जो प्रोसेस होती है उसमें अलग अलग फैक्टर होते हैं। तो फैक्टर 8 से हीमोफीलिया ए टाइप का और फैक्टर 20 से हीमोफीलिया फैक्टर 9 से हीमोफीलिया बी टाइप का होता है। ठीक है, हीमोफीलिया अगर देखें तो यह कैसा आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, इसको हम साफ कर लेते हैं। आप तब तक हीमोफीलिया पे थोड़ी डिटेल बता देते हैं। ठीक है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। ठीक है, तो यह सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हुआ था। यह सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हुआ था। एलिजाबेथ को हुआ था, इसलिए इसे रॉयल डिसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉयल डिसीज। इंपॉर्टेंट है, रॉयल डिसीज। क्वेश्चन पूछा जा सकता है रॉयल डिसीज किससे कहा जाता है? हीमोफीलिया कहा जाता है। और ये सबसे पहले किसे हुआ था? ब्रिटेन की जो महारानी थी उनको हुआ था। और हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, अब ये अपनी बात हो गई। अब इसके बाद हम चलेंगे रक्त समूह पर। ठीक है, जो रक्त से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे हमने आपको पिछले 2 वीडियो और अभी आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद हम ब्लड ग्रुप पे चलेंगे और उसे अपना फिनिश करेंगे। तो उसके बाद जो ब्लड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, कोई भी टाइप आपसे नहीं रह जाएगा। 1 मिनट आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें और नोट कर लें। और अगर हमारे वीडियोस हैं आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर करते रहिए। अब हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप की या रक्त समूह। ठीक है, अगर हम रक्त समूह की बात करते हैं तो सबसे पहले रक्त समूह में हम देखते हैं रक्त समूह या ब्लड ग्रुप। तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। सबसे पहला क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज ठीक है किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बहुत बार पूछा गया रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अब उसके बाद ठीक है, रक्त समूह देखा जाए तो मुख्यतः 4 प्रकार के। मुख्य कभी पूछा जाए क्वेश्चन में तो रक्त समूह मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। रक्त समूह मुख्यतः 4 प्रकार के हैं, किंतु कुल अगर कभी पूछा जाए, टोटल पूछ लिया जाए तो ये 33 है। कुल 33 है। इंपॉर्टेंट बात है, रक्त समूह मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं, किंतु कुल पूछा जाए तो यह 33 प्रकार के हैं। अच्छा, जो रक्त समूह है ये अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि देखने में रक्त सबका लाल है, एक ही कलर का है। तो रक्त समूह की में विभिन्नता क्यों पाई जाती है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए रक्त समूह में विभिन्नता क्यों पाई जाती है, तो रक्त समूह में विभिन्नता क्यों पाई जाती है? रक्त में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन के कारण रक्त समूह में विभिन्नता पाई जाती है। रक्त समूह में
विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, रक्त समूह में विभिन्नता इसलिए पाई जाती है क्योंकि उसमें ग्लाइकोप्रोटीन होती है, इसके कारण ये विभिन्न विभिन्न प्रकार की होती है और ये रक्त समूह भी विभिन्न प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, और जो रक्त समूह है उनको हम निर्धारित किस प्रकार से करते हैं, उनमें उपस्थित एंटीजन और एंटीबॉडीज के आधार पर। तो एक तरफ हम एंटीजन लिखेंगे, एक तरफ एंटीबॉडीज लिखेंगे, यहाँ पे चारों ब्लड ग्रुप लिखेंगे और किस में कौन सा पाया जाता है हम सबसे पहले ये समझेंगे। तो एंटीजन, एंटीजन ठीक है, जिसे प्रतिरक्षी बोलते हैं, और एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी ठीक है, जिसे हम प्रतिपिंड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने 4 ब्लड ग्रुप आएंगे, ए बी, ए बी और ओ, 4 अपने ब्लड ग्रुप हो गए। इसमें कौन सा एंटीजन है और कौन सा एंटीबॉडीज है ये देखना है। देखो, जिसमें एंटीजन ए होगा उसे हम कहेंगे ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, तो एंटीजन जिसमें कौन सा एंटीजन होगा वही वो ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ एंटीजन ए है तो हम इसे क्या कहेंगे, ब्लड ग्रुप ए। तो इसमें एंटीबॉडीज हमेशा इसका विपरीत पाया जाएगा। अगर इसमें एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। अब इसमें एंटीजन कौन सा हो जाएगा, बी, क्योंकि ये बी है। तो इसमें कौन सा पाया जाएगा, ए। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा है, ए बी, तो एंटीजन दोनों होंगे ए बी। जब एंटीजन दोनों आ गए तो एंटीबॉडीज कोई सा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ओ में आ जाओ तो यहाँ पे एंटीजन कोई सा नहीं है, वो नहीं हो जाएगा क्योंकि एंटीजन ए बी दो ही टाइप के हैं। तो एंटीबॉडीज यहाँ पे कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे दोनों हो जाएंगे, ए और ए और बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ लीजिए, जो रक्त समूह होगा, जो एंटीजन होगा वही रक्त समूह होगा। एंटीजन ए तो रक्त समूह ए, एंटीजन बी तो एंटीजन रक्त समूह बी, एंटीजन ए बी तो एंटीजन तो रक्त समूह, ये क्या है, रक्त समूह है, अपने रक्त समूह या ब्लड ग्रुप है। ए बी तो इसमें ए बी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है, यहाँ दोनों एंटीबॉडीज है तो यहाँ दोनों एंटीजन नहीं है। तो आप लोग 1 मिनट इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, आप लोग को इतना समझ में आ गया, जिसमें एंटीबॉडीज जो होती है ये प्लाज्मा में उपस्थित होती है। एंटीबॉडीज कहाँ पे उपस्थित होती है, जो ब्लड का प्लाज्मा है, एंटीबॉडीज प्लाज्मा में पाई जाती है। याद रखना, एंटीबॉडीज एक प्रकार की एंटीबॉडीज प्लाज्मा में पाई जाती है। तथा इसका निर्माण लिम्फोसाइट द्वारा होता है, तथा इसका निर्माण लिम्फोसाइट द्वारा होता है। लिम्फोसाइट द्वारा होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद आरएच कुछ पॉजिटिव नेगेटिव जो होती हैं वो भी हम समझेंगे। देखो, अगर पूछा जाए सर्वग्राही ब्लड ग्रुप, सर्वग्राही रक्त समूह, इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये अपना ए बी है। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी, और सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर जो होता है, ये रक्त समूह जो है ये ओ निगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव आ गया तो आपको बताएंगे कौन सा रक्त समूह ओ निगेटिव, कौन सा रक्त समूह निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। तो सर्वग्राही रक्त समूह क्या है, ए बी, और सर्वदाता क्या है, ओ निगेटिव है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे आरएच फैक्टर की। आरएच फैक्टर जो
ये वही है जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है कि ये ब्लड ग्रुप नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो RH फैक्टर, RH फैक्टर, RH फैक्टर की खोज पूछा जाए तो 1940 में इसकी खोज 1940 में वीनर तथा लैंडस्टीनर ने, दोनों ने साथ में की थी। लैंडस्टीनर ने रीसस बंदरों पे की थी। किस पे की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। रीसस बंदरों पर की। ठीक है, तो RH फैक्टर की खोज 1940 में वीनर तथा लैंडस्टीनर ने रीसस नामक बंदरों पे की। रीसस से ही RH लिया गया और इसे RH फैक्टर कहा गया है। तो रीसस बंदरों पे की थी। यह एक एंटीजन होता है। RH क्या है, यह एक एंटीजन है। यह एक विशेष प्रकार का एंटीजन है। ठीक है, विशेष प्रकार का मान लो, विशेष प्रकार का एंटीजन है, मतलब प्रतिरक्षी है। जिसमें होता है उसे RH पॉजिटिव, जिसमें यह एंटीजन होता है, जिसमें एंटीजन पाया जाता है वो RH पॉजिटिव तथा जिसमें नहीं होता वो RH निगेटिव होता है। RH निगेटिव, जिसमें अगर हम ये देख लें, जिसमें जो है RH फैक्टर पाया जाएगा वो RH पॉजिटिव, जिसमें नहीं पाया जाता है वो RH निगेटिव होता है। भारत में देखा जाए तो 95% जो व्यक्ति हैं, भारत में 95% व्यक्ति कैसे हैं, RH निगेटिव। 95% भारतीय RH निगेटिव है। ठीक है, अब देखो इससे समस्या क्या होती है। देखो इससे ब्लड ग्रुप इसी से ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। अगर RH पॉजिटिव है तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और RH निगेटिव है तो आपका ब्लड ग्रुप निगेटिव। तो मतलब कि O निगेटिव, जहां पे एंटीजन RH नहीं पाया जाएगा और ब्लड ग्रुप O होगा, वो तुम्हारा सर्वदाता होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब उसके बाद देखो दिक्कत क्या होती है इसमें, जब किसी कभी भी, वैसे तो नॉर्मल चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन RH पॉजिटिव व्यक्ति की शादी RH निगेटिव महिला से कर दी जाए। ठीक है, मतलब कि जो पुरुष है वो RH पॉजिटिव है और महिला RH निगेटिव है, तो इसकी पहली संतान जो होगी वो नॉर्मल होगी, लेकिन दूसरी संतान जो होगी वो गर्भ के समय ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। और इसको क्या कहते हैं, एर्थ्रोब्लास्टिस। ठीक है, क्या होता है से, ठीक, RH पॉजिटिव व्यक्ति की शादी RH नेगेटिव महिला से करने पर दूसरी संतान की गर्भ में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अर्ली स्टेज में मृत्यु हो जाती है और इसे एर्थ्रियोब्लास्टोसिस कहते हैं। एर्थ्रियोब्लास्टोसिस कहते हैं। तो आपको समझ में आया एर्थ्रियोब्लास्टोसिस क्या है। जब RH पॉजिटिव पिता की शादी RH नेगेटिव पिता हो और RH नेगेटिव महिला हो तो उसकी पहली संतान नॉर्मल होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दूसरी संतान जो होगी उसमें क्या होगा, उसके जो बच्चे के अंदर का, भ्रूण के अंदर का जो ब्लड होगा वो क्लॉट कर जाएगा और बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। इसको क्या कहते हैं, एर्थ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। अगर देखा जाए यहाँ पे अब कुछ रक्त समूह जब बात कर रहे हैं तो रक्त जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में बात कर लेते हैं। इसे आप लोग 1 मिनट नोट कर लीजिए। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कुछ चीजें होती हैं, जैसे जो रक्त हम दान करते हैं,
या जो रक्तदान करते हैं, एक बार में अधिकतम 200 ml रक्तदान किया जा सकता है। मतलब कितना रक्तदान कर सकते हैं? अधिकतम 200 ml, अधिकतम 200 ml रक्तदान किया जा सकता है। मतलब रक्तदान का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा रक्त निकाल कर दे दो, अधिकतम 200 ml ही तक आप रक्तदान कर सकते हैं। पहली बात ये हो गई। दूसरा, जो रक्तदान किया जाता है, ब्लड बैंक में रक्त 40 फ़ारेनहाइट, याद रखना डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है, ठीक है। और जब कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन या रक्तदान किया जाता है और जब किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त चढ़ाया जाता है तो वहां पे RH फैक्टर को भी चेक किया जाता है, ठीक है। और आज के लिए आपका इतना ही रखते हैं। उसके बाद जो तुम्हारे ब्लड ग्रुप है, कैसे एक माता का ब्लड ग्रुप क्या है, एक पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, या उससे होने वाली संतान के ब्लड ग्रुप क्या होने की संभावना है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही है। आपको अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।